हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है शिक्षा के अंग। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि जो छात्र इस वीडियो को पूरा देखेगा और सही से अध्ययन करेगा, उसको परीक्षा हाल में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा हर वीडियो शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, लिखा है कि शिक्षा के अंग। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, शिक्षा के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो देखते हैं, शिक्षा के अंगों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। शिक्षा के अंगों को बताने में जो हमारे विद्वान लोग हैं, उनमें मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं। क्या मानते हैं? कि शिक्षा जो है दो मुखी प्रक्रिया है। और कहते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी आते हैं। कौन कौन आते हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी आते हैं। मतलब जो हमारे कुछ विद्वान हैं, उन्होंने शिक्षा को दो मुखी प्रक्रिया बताया है और शिक्षा के दो अंग बताए हैं। कौन कौन से? शिक्षक और शिक्षार्थी। इसी के संबंध में जॉन डूबी ने शिक्षा को या शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया को मान्यता दी है। जो हमारे जॉन डूबी महाशय हुए हैं, उन्होंने शिक्षा को क्या बताया है? उन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। क्या बताया है? त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। और ये जो मान्यता है, हमारे आधुनिक विद्वानों का अधिकतर वर्ग शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया ही स्वीकार करता है। क्या करता है? त्रिमुखी प्रक्रिया ही स्वीकार करता है। कि हमारे जो आधुनिक विद्वान हुए हैं, वो भी यही मान रहे हैं कि शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। और कहते हैं कि उसके तीन अंग हैं। जैसे दो मुखी प्रक्रिया वाले विद्वानों ने बताया था कि शिक्षा के दो अंग हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। इसी तरीके से जो त्रिमुखी प्रक्रिया के समर्थक विद्वान हैं, उन्होंने बताया है कि शिक्षा के तीन अंग हैं। कौन कौन से? शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। उन्होंने तीन अंग बताए हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारे जॉन डूबी महोदय जी ने शिक्षा के तीन अंगों के बारे में बताया है, उन्हीं तीन अंगों की आज हम चर्चा करके देखते हैं कि किस प्रकार से शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम हमारे शिक्षा में महत्वपूर्ण अंग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षार्थी को। नंबर 1 पर हम शिक्षार्थी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद शिक्षक और पाठ्यक्रम की ओर चलेंगे। तो लिखा है शिक्षार्थी।
आधुनिक शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी है। मतलब इस समय जो शिक्षा चल रही है, इस समय जो आधुनिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका केंद्र बिंदु क्या है? उसका केंद्र बिंदु है शिक्षार्थी। मतलब आधुनिक शिक्षा में शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु माना गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है। बालक के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, इसीलिए शिक्षा को बाल केंद्रित कहा जाता है। आधुनिक युग में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? शिक्षार्थी। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं अर्थात कि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है। जब से शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की गई है, तब से बालक को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मतलब कि बालक की रुचियों, योग्यताओं एवं क्षमता के बारे में अध्ययन करना। मतलब कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से हम बालक की क्षमता और रुचि और योग्यता को पहचानेंगे। उसके बाद उसी के अनुसार हम उसको शिक्षा प्रदान करेंगे। तो जब से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को मान्यता दी गई है, तब से बालक को एक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। क्योंकि बालक की रुचि और बालक की योग्यता और बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है, इसीलिए बालक को एक प्रमुख स्थान माना गया है, एक प्रमुख स्थान प्रदान हुआ है। अब शिक्षक का स्थान गौड़ है। मतलब शिक्षक का स्थान जो है शिक्षार्थी से पीछे है। और शिक्षा का मुख्य अंग विद्यार्थी है। और शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसको माना गया है? विद्यार्थी को माना गया है। शिक्षार्थी को ध्यान में रख करके ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, हम बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता के बारे में जब हम अध्ययन कर लेते हैं, तभी हम उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। बालक को या शिक्षार्थी को ध्यान में रख करके हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। यह था हमारा पहला अंग शिक्षार्थी, जो शिक्षा में अति महत्वपूर्ण है। अब दूसरे अंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है शिक्षक। अब हम देखेंगे कि शिक्षक जो है हमारे शिक्षा में दूसरे स्थान पर क्यों आता है, उसकी क्या भूमिका है। आधुनिक काल की शिक्षा में और प्राचीन काल की शिक्षा में शिक्षक जो है किस प्रकार की भूमिका अदा करता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, नंबर 2 पे लिखा है शिक्षक। शिक्षा का दूसरा प्रमुख अंग शिक्षक है। कौन सा अंग? दूसरा अंग क्या है? शिक्षक है। शिक्षा का दूसरा अंग क्या है? शिक्षक है। दूसरे नंबर पर है और शिक्षा का दूसरा अंग भी शिक्षक है। प्राचीन युग की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का स्थान शिक्षार्थी से अधिक महत्वपूर्ण था। जो प्राचीन युग की शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें हमारा जो शिक्षक था वो अत्यधिक महत्वपूर्ण था। मतलब विद्यार्थी के स्थान से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। मतलब शिक्षार्थी के ऊपर था, नंबर 1 पर था हमारा शिक्षक। और शिक्षा की समस्त, मतलब शिक्षक की समस्त शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता। शिक्षक ही जो था वो शिक्षा का
प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता था। उस समय जो शिक्षक ही था तो समस्त शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक ही माना जाता था। आजकल शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी है। आधुनिक शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी है, मतलब शिक्षा जो है हमारी बाल केंद्रित है। लेकिन प्राचीन काल में शिक्षक जो था वो शिक्षार्थी के ऊपर था, उसका स्थान सर्वोपरि था। शिक्षक अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता था, मतलब शिक्षक जो चाहता था वही पढ़ाता था। जिस तरीके से उसको अच्छा लगता था कि इस तरीके से हम बच्चे को सिखा पाएंगे, तो अपनी इच्छा अनुसार वो शिक्षा प्रदान करता था। और बालक की रुचियों एवं योग्यताओं का ध्यान नहीं रखा जाता था। उस समय जो था, हम शिक्षक को ये नहीं करना होता था कि हम बालक की रुचि देखें, योग्यता देखें, उसका मतलब क्षमता देखें कि कितनी क्षमता है उसमें, ये कुछ नहीं देखा जाता था। बालक सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता था और बच्चों को पढ़ाता था। गुरु के प्रत्येक आदेश का पालन करना मात्र शिक्षार्थी का कर्तव्य था। उस समय जो गुरु के आदेश होते थे वही सिर्फ शिक्षार्थी को पालन करना होता था, वही एक उनका कर्तव्य था। ये थे हमारा दूसरा महत्वपूर्ण अंग कि अब पता हो गया है कि शिक्षक किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आधुनिक काल की शिक्षा में उसका कौन सा स्थान है और प्राचीन काल में उसका कौन सा स्थान था। तो अब देखते हैं तीसरे महत्वपूर्ण अंग के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है पाठ्यक्रम। अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। पाठ्यक्रम शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है पाठ्यक्रम। कौन सा? तीसरा महत्वपूर्ण अंग पाठ्यक्रम है। शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण अंग पाठ्यक्रम है। यह शिक्षा का वह दौड़ का मैदान है, मतलब जो पाठ्यक्रम है एक दौड़ के मैदान की तरह है। किसकी तरह है? दौड़ के मैदान की तरह है, जिसमें बालक दौड़ते हैं और दौड़ के नियम संचालन आदि के ठेकेदार कौन होते हैं? अध्यापक होते हैं। जिस प्रकार से बच्चों को खेल खिलाया जाता है खेल के मैदान में, और उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमको खेल को सीखना है, किस प्रकार से खेल के नियम हैं, मतलब किस प्रकार खेल खेलना है। ये कौन सिखाता है? कोच सिखाता है। इसी प्रकार कोच के स्थान पर हम शिक्षक को ले लेते हैं और खिलाड़ियों के स्थान पर हम विद्यार्थियों को ले लेते हैं, और उस मैदान के स्थान पर हम पाठ्यक्रम को ले लेते हैं। वहाँ नियम संचालक कौन होता है? कोच होता है। यहाँ नियम संचालक कौन है? शिक्षक है। तो जो पाठ्यक्रम है हमारा वो खेल के मैदान की तरह है, और उसमें बच्चे दौड़ते हैं और दौड़ने के तौर तरीके शिक्षक सिखाता है। पाठ्यक्रम जो है शिक्षा और शिक्षार्थी के मध्य संबंध स्थापित करने की कड़ी है। अगर जो पाठ्यक्रम ना हो तो शिक्षा से शिक्षार्थी का कोई संबंध नहीं रह जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो विद्यार्थी और शिक्षा के बीच में संबंध स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है?
संबंध स्थापित करता है। मतलब संबंध स्थापित करने की एक कड़ी है। पाठ्यक्रम शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, देश और परिस्थितियों के अनुसार निर्मित किया जाता है। जो पाठ्यक्रम है वो हमारा जो है व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित किया जाता है कि किस तरीके की आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, उसके क्या उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हमारा जो पाठ्यक्रम तैयार होता है, उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। उसके साथ साथ हम देश की परिस्थिति के अनुरूप निर्मित करते हैं। मतलब देश की क्या परिस्थिति है, देश को हमको क्या चाहिए, देश की हमारे लिए क्या आवश्यकता है, तो देश के लिए, देश की परिस्थिति, देश की आवश्यकता के अनुसार हम पाठ्यक्रम को निर्मित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो तीनों अंग ही त्रिभुज की तीन भुजाओं के समान महत्वपूर्ण है। मतलब जिस प्रकार से त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं ही महत्वपूर्ण होते हैं, त्रिभुज को आकृति प्रदान करते हैं, त्रिभुज की आकृति प्रदान करते हैं। जैसे त्रिभुज की तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा को हटा दिया जाए तो वह त्रिभुज कहलाने के योग्य नहीं रहता। अगर जो हमारे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, उनमें से एक भुजा हटा दी जाए तो त्रिभुज रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से शिक्षा में तीनों अंगों में से किसी एक अंग की अवहेलना कर दी जाए या एक अंग हटा दिया जाए तो शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। शिक्षक ना हो तब भी अधूरी प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम ना हो तब भी अधूरी प्रक्रिया है। अगर जो शिक्षार्थी ना हो तो किसको पढ़ाएंगे? है? तो इन तीनों अंगों में से अगर जो किसी एक को हटा दिया जाए या अवहेलना कर दी जाए तो हमारी जो शिक्षा की प्रक्रिया है ये पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का दूसरा भाग लेकर आए थे, जिसका टॉपिक था शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग। अब इसके आगे का भाग हम जल्द ही लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके और मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो आगे आने वाले पार्ट की प्रतीक्षा करें, जल्द ही लेकर आएंगे इसके आगे का भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।